देखिए कल अपन ने पढ़ा था आयनिक बंध और आज पढ़ रहे हैं कौन सा बंध? सहज संयोजक बंध। सुनिएगा ध्यान से। सहज संयोजक यानी कि इलेक्ट्रॉनों के परस्पर साझे से अष्टक पूरा करने के अलग अलग प्रोसेस बताए थे। एक में तो पढ़ना अपन ने बताया था इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, जिससे बना कौन सा? वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध। अब ये किससे बनेगा? इलेक्ट्रॉनों के परस्पर साझे से। क्योंकि अष्टक नियम जो पढ़ा था तो अपन ने बताया था कि परमाणु अपने अष्टक को पूरा करने के लिए क्या क्या करते हैं। तो एक तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉनों के परस्पर साझे से। तो देखो पहले तो हमने बताएंगे भाई इलेक्ट्रॉनों के, याद हो गई परिभाषा, परस्पर साझे से मिलकर बने बंधों को हम क्या कहते हैं? और बने यौगिकों को सह संयोजक यौगिक कहते हैं। यानी कि हमेशा किससे बनेंगे? इलेक्ट्रॉनों के परस्पर साझे से मिलकर। ठीक। और ये सामान्यतः धातु परमाणुओं के मध्य बनते हैं। अधातु जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को, क्लियर हो गई बात? देखिए ये जो साझा है ये दो प्रकार से हो सकता है। एक तो देखिए मैंने लिखा F और F, एक लिख रहा हूं मैं यहाँ H Cl या F, इसे भी F कर लीजिए। HF HCl HBr HI कुछ अलग अलग हो जाएगा। यहाँ इसका परमाणु क्रमांक कितना है? बिल्ली आप बोलिए। पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरे में 2 7। इसमें भी बताइए हमारे कॉपी पहले में कितने हैं, दूसरे में कितने हैं? यानी कि जो 7 है ना, तो ये 2 और 4 और 6 और 1 7, यानी कि एक का साझा करेगा। जो साझा करेगा उसको सामने लिख दो। इधर भी कितने हुए? पहली बात समझ में आ गई? ये अपने अष्टक को पूरा करने के लिए क्या करेगा? कितने कितने का साझा करेगा? एक एक का साझा करेगा। देखिए ये F और ये F बना दिया, ठीक है। ये भी एक देगा और ये भी एक देगा। इसने एक दे दिया, 7 थे तो कितने बचे? इधर भी कितने बचे? किसी को कोई प्रॉब्लम? 6 और 2 8, 6 और 2। जब इसको जरूरत पड़ेगी तो ये ले लेगा, जब इसको जरूरत पड़ेगी तो, समझ में आ गई? अब फ्लोरीन और फ्लोरीन दोनों की विद्युत ऋणताएं समान है कि नहीं? और अपन ने पढ़ा है विद्युत ऋणता क्या होती है? इस साझे के बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है? विद्युत ऋणता। तो दोनों की समान है, तो ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणु के कहां पर मौजूद होगा? बीच में। और जिस पर दोनों परमाणुओं का समान अधिकार होगा तो एक एक का साझा हुआ है, इसलिए इसे हम एक सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे कहेंगे हम एक संयोजक बंध। ये बात समझ में आ गई? ठीक। इनमें तो क्या देख रहे हैं हम? दो ऐसे परमाणु के मध्य बन रहा है जिसकी विद्युत ऋणताएं समान है। तो इसको तो कहेंगे हम अध्रुवीय से संयोजक बंध। कौन सा कहेंगे इसे? बोलो मुझे पर क्या कहेंगे? अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। बात समझ में आ गई? दूसरा हम पढ़ेंगे कौन सा? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ध्यान से देखें, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक बोलो, बोलो 1। क्लोरीन बोलो, तुम्हें क्लोरीन का उदाहरण दे रखा हूं। पहले में 2 और दूसरे में कितने हैं?
ये 1 2 3 4 5 6 7 साझा तो इसमें भी होगा। ये एक लेते इसके दो हो जाएंगे, हाइड्रोजन का पहले और एक मात्र कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। बताइए कितने कितने का साझा होगा? ये H लिख दिया और ये एक का साझा, तो इसके बाद तो बचा ही नहीं। इसके बाद कितने बचे? 6। अब ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है ये दोनों परमाणु के बीच में नहीं रहेगा। रहेगा क्या? अरे मुझसे तो बोलो क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन, यानी कि इस बंधित इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तो आवर्तसारणी में सबसे ज्यादा होती है। तो ये साझे का इलेक्ट्रॉन को जिसके परमाणु के नजदीक चला जाएगा ये इसे आकर्षित करके अपनी तरफ ले जाएगा खींच, जिससे इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और इस पर आंशिक रूप से कौन सा चार्ज हो जाएगा? और इस पर आंशिक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो आंशिक रूप से कौन सा चार्ज हो जाएगा? और ऐसे यौगिक सहसंयोजक होते हुए भी आयनिक यौगिकों के गुणों को प्रदर्शित करने लगते हैं, क्योंकि इसमें धनायन और ऋणायन, आंशिक धनायन और आंशिक ऋणायन। तो बताओ इसमें जब सहसंयोजक दो ऐसे परमाणु के बनते इलेक्ट्रॉनों के परस्पर साझे से मिलकर बनते हैं जिनकी विद्युत ऋणताओं में अंतर हो, और इस प्रकार बने बंध को कौन सा कहते हैं भाई? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। और बने यौगिक को क्या कहते हैं? ध्रुवीय सहसंयोजक। दोनों में क्या हो रहा है? साझा हो रहा है, इसलिए इसको अपने प्रकार सहसंयोजक बंध कहा। कोई प्रॉब्लम? तो सहसंयोजक बंध के बारे में सुने, या तो ये दो समान समग्र विद्युत ऋण परमाणु के मध्य होगा या दो ऐसे परमाणु के मध्य होगा जिनकी विद्युत ऋणताएं अलग अलग, जैसे HCl, HBr, NH3 कुछ भी हो सकता है। ये बात समझ में आ गई? अब सुनो, इस आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, एक अध्रुवीय और दूसरा अब अध्रुवीय पढ़ने जा रहे हैं। सुनना ध्यान से। अध्रुवीय पहला सब लोग सुने, जब सहसंयोजक बंध दो समान विद्युत ऋणताओं वाले परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के परस्पर साझे से मिलकर बनते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? अध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। और बने यौगिक को अध्रुवीय सहसंयोजक कहते हैं। पहली बात समझ में। दूसरी बात, ये दो ऐसे परमाणु के मध्य बनता है जिनकी विद्युत ऋणताएं समान हैं। क्लियर हो गया? जैसे F हो गया, इधर देखिए ये O विन्यास बोले इसका OH2, पहले कोश में कितने हैं? दूसरे में कितने हैं? 1 2 3 4 5। कोई प्रॉब्लम? इसका विन्यास OP, पहले में 2 और दूसरे में कितने हैं? कितने कितने का साझा करेंगे? ये समान रूप से करेंगे। और ये कितने बचे हैं? ये सारे के इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणु के कहां पर रहेंगे? बीच में। इसको हम दो सीधी रेखाओं द्वारा जिसे क्या कहेंगे? बी। ये बात भी समझ में आ गई सारे बच्चों? पूछो बोलो, अरे आ गई? अरे आई? हाँ। तीसरा देखो N, बोलिए विन्यास OP, पहले में 2 5। कितने का साझा करेंगे ये? अरे कितने का करेंगे? 3 का लिथियम 2 1 2 3। कितने कितने का कराते हैं साझा? कितने बचे हैं? इसको हम ये 2 ये 3 साझे के इलेक्ट्रॉनिक वो बने। साझे का इलेक्ट्रॉनिक में यानी कि जोड़े इलेक्ट्रॉन के बने। इसको हम कितने रेखा द्वारा प्रदर्शित करेंगे? जिसे क्या कहेंगे?
इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? तो वापस से सुनो देखो आज भी सेशन जब सेशन दो ऐसे परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के परस्पर साझे से मिलकर बनते हैं जिनकी विद्युत ऋणताएं समान होती हैं, तो इस प्रकार बने बंधों को हम क्या कहते हैं? अध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं। जब दोनों परमाणु के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो साझे का एक इलेक्ट्रॉन युग्म बनता है जिसे हम एक सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम एक का सहसंयोजक बंध कहते हैं। जब दोनों परमाणु के मध्य दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो साझे के दो इलेक्ट्रॉन युग्म बनते हैं जिन्हें दो सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे द्विसहसंयोजक। और जब दोनों परमाणु के मध्य दो कितने तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो साझे के तीन इलेक्ट्रॉन युग्म बनते हैं जिसे तीन सीधी रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम त्रिसहसंयोजक बोलो। समझ में आ गया? याद भी हो गया होगा। अब दूसरा देखो ध्रुवीय सहसंयोजक। तो देखो जब सहसंयोजक बंध दो ऐसे परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के परस्पर साझे से मिलकर बनते हैं जिनकी विद्युत ऋणताओं में अंतर, जो इनकी ईएन क्या है ज्यादा और इसकी ईएन क्या है कम, तो इनके मध्य भी साझा हो रहा है। तो इस प्रकार बने बंधों को हम क्या कहेंगे? ध्रुवीय सहसंयोजक। और बने यौगिकों को क्या कहेंगे? ध्रुवीय सहसंयोजक। इनमें भी इलेक्ट्रॉनों का परस्पर साझा होता है, लेकिन इनमें साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणु के मध्य ना रहकर उस परमाणु के अधिक निकट चला जाता है जिसकी विद्युत ऋणता अधिक। बात समझ में आ गई? इसलिए एक पर धन चार्ज जाता है और दूसरे पर ऋण चार्ज आंशिक रूप से ऋण चार्ज उत्पन्न करता है। इस प्रकार बने यौगिक सहसंयोजक होते हुए भी आयनिक यौगिकों के लक्षणों को प्रदर्शित करने कोई प्रॉब्लम भाई इस बार में? अब इसके गुणधर्म में देखिए भाई, बोलते जाइए आप। एक मिनट रुको गुणधर्म से पढ़ने से पहले कुछ और भी है। अब देखो एक लुईस बिंदु संरचना और बता देते हैं क्या होती है। इधर देखिए बोर्ड पे, जैसे देखिए बोर्ड पे देखिए इसे H2O को बनाना है, H2O की लुईस संरचना बनाना है। बोर्ड पे ध्यान दें, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? दो ही ना, ऑक्सीजन राइट है बोलना। पहले बोर्ड पे कितने? दो, दूसरे में कितने? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक केवल एक ही इलेक्ट्रॉन, ये बीच में दिख गया है आपको, ध्यान देना। और हाइड्रोजन कितने? दो, एक ये लिख दिया। हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है? बना दिया। ऑक्सीजन में कितने हैं? 6। देखो 1 2 3 4 और एक साझे का इधर और एक साझे का। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? मुंह से बोला करो। ये एक एक का साझा कर लेगा तो हाइड्रोजन का पूरा हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन में 8 की जगह कितने होते? कोई 2 ही होते। और ये ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य कितने का साझा हुआ? तो एक सीधी रेखा बना दी। इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य एक सीधी रेखा बना दी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बचे, इस इलेक्ट्रॉन को लेना, इसे हम कहते हैं लुईस संरचना। कौन सी संरचना कहते हैं? ये जो साझा हो गया उसको तो बंद के रूप में लिख दिया। जो शेष बचे वो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या कहलाते हैं? एकांकी इलेक्ट्रॉन। जो साझे की प्रक्रिया में भाग उन इलेक्ट्रॉनों को बिंदु द्वारा दर्शाते हैं। और इस संरचना को हम क्या कहते हैं? लुईस संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे आ गई? हाँ, एक CCl बोल रहा हूँ, देख लो, देखिए छोटे ऊपर रखो, देखिए
CH4 जो बड़े कार्बन का परमाणु क्रमांक विज्ञान बोलो 2p पहले में 2 और दूसरे में अब Cl कितना है 17 बोलो 3s2 पहले में 2 दूसरे में तीसरे में बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही ये बना दिया मैंने C कितने इलेक्ट्रॉन्स की भाई ना 4 बना दिए Cl कितने 4 1 2 3 4 Cl बना दिए भाई में कितने 7 इसका मतलब एक एक का साझा होगा ये साझे वाला है बना दिया इसमें भी साझा वाला है बना दिया इसमें भी साझा वाला एक एक का क्या करा दें 8 हो गए इसके भी 8 हो गए इसके भी 8 हो गए आ गई इसमें और ये देखो इसके भी कार्बन के भी कितने हो गए अब इस CL के मध्य कौन सा बंधन बनेगा इस COL के मध्य इस COS के मध्य इसके मध्य इसका कोई भी देखो आप देखो कितने बचे हैं 6 बचे ना ये लुईस संरचना है इसके भी कितने बचे इसके भी कितने बचे अरे आप समझ में आ रही बच्चों ये क्या कहलाती है लुईस संरचना कहलाती है अरे अब तो किधर आ गई हाँ ये भी क्लियर हो गई ध्रुवीय सेशन जब हो गया ध्रुवीय सेशन जब बंद हो गया अब इसके गुणधर्म देखिए भाई सबसे पहले भौतिक अवस्था उन्हें ध्यान से सब बच्चे अब सहसंयोजक यौगिकों के गुणधर्म नंबर 1 कौन सा भौतिक अवस्था सुनो ये गैस अवस्था में भी होते हैं द्रव अवस्था में भी होते हैं और ठोस अवस्था में भी होते हैं पहली बात तो ये ध्यान रखना सामान्यतः सहसंयोजक यौगिकों के अणुओं के मध्य वान डेर वाल्स बल उपस्थित होते हैं जो कि अत्यधिक दुर्बल प्रवृत्ति के होते हैं और ये बल जो होते हैं अणुओं के मध्य लगते हैं जिन्हें थोड़ी सी ऊर्जा देने पर ही ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं अलग हो जाते हैं इसलिए ऐसे यौगिक कैसे होते हैं भाई गैसीय अवस्था में होते हैं जैसे H2 O2 N2 ये कौन सी अवस्था में है और इनके मध्य कौन से बल लगते हैं दुर्बल और वान डेर वाल्स बल लगते हैं जो कि सबसे ज्यादा दुर्बल पहली बात समझ में आई नंबर 2 कुछ सहसंयोजक यौगिक जैसे हीरा और ग्रेफाइट हीरा तो ऐसा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कठोर है और जबकि वो तो आयनिक यौगिकों से भी ज्यादा कठोर ऐसा क्यों होता है तो याद रखना हीरा जो होता है इसमें प्रत्येक परमाणु अन्य 4 परमाणु से प्रबल सहसंयोजक बंधों के द्वारा बंधित होता है और फिर प्रत्येक देखिए इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है जैसे ये है और ये चतुष्फल के विन्यास में क्या होता है विन्यास होता है ऐसे कौन सा विन्यास है फिर प्रत्येक परमाणु फिर से चतुष्फलक में प्रबल सहसंयोजक बंधों के द्वारा बंधित होता है आज समझ में आया प्रत्येक परमाणु फिर ये प्रत्येक परमाणु फिर से 4 अलग-अलग फिर से ये इस प्रकार ये विशाल काय अणु का निर्माण करता है जिसमें प्रबल सहसंयोजक बंध सभी दिशाओं में कार्य करते हैं इस कारण हीरा अत्यधिक क्या होता है धातुओं को काटने में चट्टानों को काटने में चट्टानों में छेद करने में किसका उपयोग किया जाता है हीरे का उपयोग किया जाता है पहली बात समझ दूसरी बात है गलनांक और क्वथनांक सब बता दीजिए सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं क्या होते हैं क्यों क्योंकि अणुओं से मिलकर बनते हैं जैसे F2 O2 N2 अणु है ना
अणुओं से मिलकर बने होते हैं, जिनके मध्य दुर्बल आकर्षण बल उपस्थित होता है, जिन्हें तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक कम। तो सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कम क्यों होते हैं? तो आप बताओगे क्योंकि ये अणुओं से मिलकर बने होते हैं, जिनके मध्य दुर्बल आकर्षण उपस्थित होते हैं, जिन्हें तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक निम्न। अब इसमें अपवाद कौन सा है भाई? वही हीरे का अपवाद है। आगे सुनो, विलेयता याद रखना। अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक अध्रुवीय विलायकों में मिले होते हैं, और ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक ध्रुवीय विलायकों में मिले होते हैं। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखो, चालकता ऊपर सोचे करो। चालकता कौन प्रदर्शित करता है? जिसमें मुक्त आयन उपस्थित होते हैं। तो एक अणुओं से मिलकर बने होते हैं, इनमें आयन होते हैं क्या? दिख रहे हैं भाई आयन? नहीं होते ना? तो अपने को बताना होगा सहसंयोजक यौगिक विद्युत के उचालक होते हैं, क्योंकि सहसंयोजक यौगिकों में मुक्त आयन या मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते। सुनो ध्यान से, क्योंकि विद्युत धारा का चालन दो ही प्रकार से होता है, या तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, जैसे धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग के फैन तक आ गए, चल रहे। कॉपर का वायर पड़ा हुआ है ना, तो कॉपर Cu प्लस की दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आएगा और ये पंखा चालू हो जाएगा। तो एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा का प्रभाव होता है, या मुक्त आयन धनायन और ऋणायन की उपस्थिति के कारण होता है। तो इन सहसंयोजक यौगिकों में ना तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही मुक्त आयन से। इस कारण ये विद्युत के क्या होते हैं? उचालक। लेकिन ग्रेफाइट सहसंयोजक होते हुए भी विद्युत का चालन करता है, पूछा जाता है क्यों? तो याद रखना, ग्रेफाइट की संरचना परतीय होती है, और इसकी प्रत्येक परतीय संरचना में एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। क्या होता है? और उस मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ग्रेफाइट सहसंयोजक होते हुए भी विद्युत का क्या करता है भाई? चालन करता है। किसी को कोई प्रॉब्लम? क्रियाशीलता सहसंयोजक यौगिकों की क्रियाशीलता क्या होती है? कम होती है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया इनमें अणुओं के मध्य होती है। किसमें होती है? जिनमें पुराने सहसंयोजक बंध टूटते हैं और नए सहसंयोजक बंधों का क्या होता है? इसलिए यह अभिक्रियाएं अत्यंत मंद गति से संपन्न होती है। कोई प्रॉब्लम किसी को? इसके बाद है समावयवता। याद रखना, समावयवता होती है भाई, अभी आगे पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे इसका। अभी इतना समझ लें कि सहसंयोजक यौगिक समावयवता को प्रदर्शित करते हैं, बस इतना से समझ लें। और समावयवता क्या होती है? दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान हो, अणुसूत्र तो, लेकिन उनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न, भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, समावयवी कहलाते हैं। और यह परिघटना क्या कहलाती है भाई? समावयवता कहलाती है। अभी समावयवता के बारे में आपको ज्यादा जानकारी ना हो, अच्छा ये बता दोगे? हीरा सहसंयोजक होते हुए अत्यधिक कठोरता बताई दिया मैंने। ग्रेफाइट सहसंयोजक होते हुए विद्युत का चालन करता है, बताई दिया मैंने, है ना। चालक एंथैल्पी किसे कहते हैं? बताई दिया। ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, स्टक नियम का प्रसार करने वाली होगी, यहीं तक ही भेजा है ना मैंने। अब इसका पीछे वाला पेज आएगा, 6 का पीछे वाला, है ना, ये मैं अभी आपको भेज देता हूँ। इसमें थोड़ी, इसमें है ही नहीं वो, तो इसमें कैसा जाएगा?